चलिए, गुड इवनिंग। आगे का अपना टॉपिक है पूर्ण प्रतियोगिता एवं एकाधिकार में अंतर। डिफरेंस इन परफेक्ट कंपटीशन एंड मोनोपोली। पूर्ण प्रतियोगिता में और एकाधिकार में क्या अंतर है? तो पहला इसका अर्थ का अंतर देखते हैं। पूर्ण प्रतियोगिता में और एकाधिकार। तो पूर्ण प्रतियोगिता का अर्थ क्या होता है कि बाजार की उस स्थिति में होते हैं जिससे किसी वस्तु के अनेक विक्रेता विक्रेता होते हैं। उस वस्तु का मूल्य एक होता है, सभी के लिए समान मूल्य होता है। और कोई भी विक्रेता या क्रेता व्यक्तिवश मतलब व्यक्ति एक फर्म सिंगल फर्म बाजार मूल्य को प्रभावित करने की स्थिति में नहीं होता। मतलब एक अकेला क्रेता या विक्रेता बाजार के मूल्य को प्रभावित नहीं करता है। ठीक है। जबकि एकाधिकार क्या होता है? एकाधिकार बाजार की वह स्थिति होती है जिसके अंतर्गत वस्तु का उत्पादक एक ही होता है। उत्पादक कितना होता है? सिर्फ एक ही होता है। और वस्तु की समस्त पूर्ति पर उसका पूर्ण नियंत्रण होता है। वस्तु की सारी पूर्ति पर उसकी ही नियंत्रण है। ठीक है। ये एकाधिकार नॉर्मली अपन एकाधिकारी विक्रेता या एक उत्पादक के रूप में देखते हैं। कई बार एक पूछता है टर्म्स आती है कि एकाधिकारी की किस स्थितियां हो सकती है? तो दो स्थितियां हो सकती है। कौन कौन सी? विक्रेता एकाधिकार और एक क्रेता एकाधिकार। नॉर्मली होता क्या है? विक्रेता एकाधिकार जो अपन पढ़ रहे हैं। क्रेता एकाधिकार स्थिति वो होती है जब बेचने वाले तो बहुत है लेकिन खरीदने वाला एक ही होता है, जो बहुत कम रेयर केस में होता है, लेकिन वो भी स्थिति बन सकती है। सिर्फ खरीदने वाला एक है तो वो जब चाहे किससे खरीदना क्या रेट में खरीदना उसके पास है। बेचने वाले खूब होंगे तो इसको कहते हैं क्रेता एकाधिकार। और एक होता है विक्रेता एकाधिकार जो अपन पढ़ रहे हैं। तो अपन पढ़ रहे हैं कौन सा? विक्रेता यानी उत्पादक एकाधिकार। चलिए, फर्मों की संख्या। इसके अंतर्गत फर्मों की संख्या अधिक होती है जो दीर्घकाल में उद्योग फर्मों के समूह बन जाते हैं। ठीक है। और सभी फर्मों से मिलकर क्या बन जाता है ना? उद्योग बन जाता है। उनका समूह होता है क्या कहलाता है? उद्योग। उसमें क्या होती है? बहुत ज्यादा फर्में होती है। जबकि इसके अंतर्गत फर्म एवं उद्योग वस्तु से एक ही होती है क्योंकि वही फर्म है वही उद्योग है, क्योंकि नई फर्म में प्रवेश करने की संभावना नहीं होती है। एक ही फर्म होती है और वही तो उद्योग है वही फर्म है। ठीक है। आगे है मांग वक्र। इसका मांग वक्र और डिमांड कर्व है वो कैसा होता है दोनों का? पूर्ण प्रतियोगिता और एकाधिकार। इसमें उत्पादक की वस्तु की मांग लोचदार होती है तथा उसकी औसत आय रेखा, ठीक है, औसत आगम रेखा ए आर है, वो एक समांतर सीधी रेखा में होता है। कैसा होता है? वही तो ए आर होता है वही मांग वक्र होता है। ध्यान रखना, ए आर क्या है? वही तो मांग वक्र है। तो ये ऐसा होता है मांग वक्र। इसमें पूर्ण प्रतियोगिता। और एकाधिकार में कैसा होगा? जबकि एकाधिकार मूल्य घटा घटा कर घटा करके ही वस्तु की अधिक मात्रा में बेच सकता है। इसलिए आय वक्र मांग, ये ठीक है मांग है, ये मांग रेखा नीचे की ओर गिरता हुआ होता है। ठीक है। अगर उत्पादक को एकाधिकार में अगर ज्यादा वस्तु बेचनी तो वो क्या करेगा? मूल्य घटाएगा तभी बिकेगा। इसलिए इसका कैसा होता है मांग वक्र? ए आर कैसा होता है? ए आर कैसा होता है? इस तरह से हमेशा गिरता हुआ ए आर होता है ना, ए आर। ठीक है। ए आर एम आर इससे भी नीचे आता है लेकिन ए आर होता है उसी को क्या कहते हैं? मांग वक्र। इसलिए यहाँ पे ए आर को ही देख रहे हैं। मांग वक्र की बात हुई है ना। चलिए, नेक्स्ट है उत्पादन का स्तर। पूर्ण प्रतियोगिता में इसमें उत्पादन का स्तर अच्छा होता है क्योंकि जब मूल्य न्यूनतम औसत लागत के बराबर होता है तब उद्योग साम्यावस्था की स्थिति में होता है। और औसत आय वक्र औसत लागत वक्र के निम्नतम बिंदु पर स्पर्श रेखा के रूप में होता है, मतलब दोनों बराबर होते हैं। ठीक है। जबकि एकाधिकार के अंतर्गत उत्पादन का स्तर अच्छा नहीं होता है क्योंकि साम्य अवस्था में औसत लागत वक्र निम्नतम बिंदु तक पहुंचने के पूर्व ही उत्पादन का विस्तार रोक दिया जाता है। मतलब उसके लागत तक आदमी के पास ले उसका विस्तार रोक देते हैं। तो एकाधिकार है वो चाहे जब कर सकता है। कंपटीशन तो है नहीं इसमें। ठीक है। नेक्स्ट है लाभ। इसके अंतर्गत फर्म दीर्घकाल में असामान्य लाभ नहीं कमा सकती, मतलब सामान्य लाभ ही कमाएगी। इसके अंदर नई फर्म प्रवेश की स्वतंत्रता होती है। जबकि एकाधिकार के अंतर्गत उत्पादक दीर्घकाल में असामान्य लाभ कमा सकते हैं। मतलब इसमें तो असामान्य लाभ होगा और पूर्ण प्रतियोगिता में सामान्य लाभ होगा। ठीक है। फर्म का आकार। पूर्ण प्रतियोगिता में फर्म का आकार आवश्यकता अनुसार आवश्यक रूप से अनुकूलतम होता है। ठीक है। नॉर्मल होता है, अनुकूल होता है। ठीक है। जबकि इसका दीर्घकाल में आकार अनुकूलतम से बड़ा अथवा अनुकूलतम से छोटा हो सकता है। ठीक है। अनुकूलतम स्थिति होती है ना जहाँ पे वो कहाँ पे उत्पादन कितना क्या करना है, तो वो एकाधिकार है। कम भी रख सकता है, बड़ा भी रख सकता है और घटा भी सकता है, लेकिन उसमें तो नॉर्मली रहना। ज्यादा बढ़ा देगा तो भी गड़बड़ है, कम कर देगा तो उसको हानि हो जाएगी। ठीक है। नेक्स्ट है विक्रय लागतें। इसके अंतर्गत विक्रय लागतें होती नहीं है। क्यों नहीं होती? उसको कोई प्रचार प्रचार तो करना नहीं। सब पूर्ण उपभोक्ता होते हैं उनको पूर्ण ज्ञान होता है क्योंकि वस्तु की एक रूपता होती है और क्रेता विक्रेता को बाजार का पूरा ज्ञान होता है। जबकि एकाधिकार में
तुलनात्मक रूप से विक्रय लागतों की आवश्यकता होती है। इसमें एकाधिकार होता है तो क्या है, कई बार उसको प्रचार उचार की करने की जरूरत पड़ सकती है, तो इसमें हो सकता है, लेकिन ज्यादा इसमें नहीं। मैन प्रचार किसमें होता है, विक्रय लागत सबसे ज्यादा होता है अपूर्ण प्रतियोगिता में होती है। पूर्ण प्रतियोगिता में तो होती ही नहीं है। एकाधिकार में वो चाहे तो कर सकता है, नहीं भी कर सकता है, लेकिन जरूरी नहीं है, तुलना में कम होती है, लेकिन अपूर्ण प्रतियोगिता सबसे ज्यादा विक्रय लागत होती है। नेक्स्ट स्टेप, मूल्य स्वीकारक एवं निर्धारक, ये इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो पूर्ण प्रतियोगिता में एक फर्म होती है, वो मूल्य स्वीकारक होती है। फर्म क्या होती है, मूल्य स्वीकारक होती है, अर्थात वह स्वयं मूल्य निर्धारित नहीं करती है। और निर्धारक कौन करता है, उद्योग। ठीक है, तो मूल्य निर्धारक तो कौन करेगा, उद्योग। और मूल्य स्वीकार कौन करेगी, फर्म। किसमें, पूर्ण प्रतियोगिता। और एकाधिकार में क्या होते हैं, इसमें वही फर्म है, वही उद्योग है, तो वही तो इसमें फर्म उद्योग होती है, इसलिए वो अपनी क्रियाओं के द्वारा सही मूल्य को प्रभावित कर सकती है, तो वही स्वीकारक होती है, वही निर्धारक होती है, वो जब चाहे जो कर सकती है। नेक्स्ट है मूल्य विभेद। ठीक है, पूर्ण प्रतियोगिता के अंतर्गत मूल्य विभेद के लिए कोई स्थान नहीं है। जो मूल्य है सबके लिए बराबर है, कोई चेंज नहीं कर सकते। जबकि एकाधिकार में मूल्य विभेद की नीति का कुछ परिस्थितियों में अनुसरण किया जा सकता है, इसमें मूल्य विभेद किया जाता है। इसीलिए मैंने बोला था एकाधिकार में क्या किया जाता है, मूल्य विभेद या कीमत विभेद, एक ही नाम है, मूल्य विभेद या कीमत विभेद। कैसे होता है मूल्य विभेद, क्या होता है मूल्य विभेद, तो मूल्य विभेद वो होता है कि वो एक बिस्किट बना रहा है, ठीक, अकेला ही है बेचने वाला, लेकिन वो अलग अलग रेट वसूल कर सकता है, अलग अलग रेट वसूल कर सकता है, कि किसी कस्टमर को तो वही 10 रुपए में देगा, किसी को वो 20 रुपए में देगा। अब खरीदने की उनकी मजबूरी है। जैसे रेलवे का एकाधिकरण तो वो करता है ना, वो करता है ना कि एसी कोच में अगर स्लीपर में वगैरह है तो किसी का मूल्य कोई है, ट्रेन भी है तो इस ट्रेन का रेट के अलग है, वंदे भारत है तो अलग है, शताब्दी है तो अलग है, पर लेके तो वो वही जाना है, डेस्टिनेशन तो वही है, यात्रा भी वही करनी है, लेकिन उसमें क्या है, टिकट अलग अलग वसूल कर रहा है। ठीक है, तो इसमें मूल्य विभेद होता है। ठीक है, उपभोक्ताओं का शोषण। पूर्ण प्रतियोगिता में उपभोक्ता के शोषण की संभावना नहीं है, जो सारा ज्ञान होता है और सभी जगह एक समान ही मिलता है, तो उपभोक्ता कहीं से भी खरीद सकता है। जबकि एकाधिकार में तुलनात्मक रूप से उपभोक्ताओं के शोषण की भावना संभावना प्राय बनी रहती है। ठीक है, क्योंकि ज्यादा महसूल करता है, तभी तो असामान्य लाभ प्राप्त होता है एकाधिकारी को, तभी तो शोषण होगा। मूल्य पर नियंत्रण। पूर्ण प्रतियोगिता में फर्म का मूल्य पर कोई नियंत्रण नहीं होता है, क्योंकि मूल्य पहले से ही निश्चित होता है उद्योग द्वारा। जबकि एकाधिकार में इसमें मूल्य पर कुछ नियंत्रण होता है, क्योंकि वस्तुओं की मांग शायद ही कभी पूर्णतः बेरोजगार होती है। ठीक है, इसलिए इस पे मूल्य पर नियंत्रण होता है अधिकार का। ठीक है, तो अपना खत्म हो गया धीरे टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक है ओलिगोपोली यानी अल्पाधिकार। तो अल्पाधिकार, द्विआधिकार, ये सारे रूप अगले टॉपिक में पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही।